हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो पढ़ाऊंगा। और चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर इसके बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। ये दोनों टर्म्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है और इससे भी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इन दोनों टर्म्स के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो फिर आप अपने लिटरेचर बुक को आसानी से या प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए जब आप बुक को पढ़ते हैं तो कई सारे सेंटेंसेज में आपको डाउट हो जाता है। तो इसलिए हमें इन दोनों टर्म्स को काफ़ी अच्छे से समझना होगा। तो आज पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेरी डिवाइस, और सबसे लास्ट में मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेज है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज चेक द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। पहले हम लोग लैंग्वेज क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें अपनी कोई बात किसी दूसरे के सामने जाहिर करनी होती है, अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचानी होती है, तो हम एक माध्यम को यूज करते हैं और वही माध्यम लैंग्वेज कहलाता है। तो कहने का ये मतलब अपने अंदर आने वाले विचारों को हम जिस आसान तरीके से एक दूसरे की ओर पहुंचाते हैं, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है, उस आसान माध्यम को लैंग्वेज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। एक आदमी था, वो एक गल्फ कंट्री जाता है और ऑफ कोर्स अच्छी जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको एक अच्छी ऑयल एंड गैस कंपनी में नौकरी लग जाती है और वो एक इंजीनियर के अंदर काम करने लगता है। लेकिन एक रात जब वो काम कर रहा होता है तो वहां वो अकेला होता है। अब दुर्भाग्य से वहाँ की जो कंपनी में जो पाइपलाइन होता है, गैस पाइपलाइन, वो फट जाता है। अब परेशानी उसके साथ ये थी कि ना ही वो उसको अरबी आती थी और ना ही इंग्लिश आती थी, और जो उसका बॉस था, इंजीनियर था, उसको हिंदी समझ में नहीं आती थी। तो अब वो उससे कैसे कम्युनिकेट करे, वो बहुत परेशान हो गया कुछ पल के लिए। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब सोचिए क्या आइडिया आया होगा। वो भागता हुआ अपने इंजीनियर के पास गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, सर सर, और इस तरह से उसने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। इंजीनियर समझ गया कि क्या हुआ होगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ ये है, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी तरीका जिससे आप अपने मन की बात को जिसको दूसरे तक पहुंचाते हैं, कैन बी वोकल, ये एक वोकल लैंग्वेज भी हो सकता है, जैसे मैं अभी आवाज करके आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। एक साइन लैंग्वेज भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। कोई भी ऐसा तरीका जिससे कम्युनिकेशन होता है, आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो लैंग्वेज कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत बातें समझ में आई होंगी। तो अब इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, क्या लिखेंगे आप। So the colloquial medium of the exchange of one's views, which can be understood even by a layman, is called language. Layman means illiterate person, and colloquial means easiest way, you can say आम बोलचाल की जो भाषा होती है, आम बोलचाल का जो माध्यम होता है। तो ऐसा माध्यम जिसके जरिए हम अपने मन की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसको एक इलिटरेट पर्सन भी आसानी से समझ ले। सो एज फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ रिच पर्सन, ही इज इंटेलिजेंट। अब ये मत कहिएगा कि सर इलिटरेट पर्सन जो है वो इंग्लिश नहीं समझते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इन सारे सेंटेंस को वो आसानी से, कोई भी अनपढ़ आदमी भी इसको समझ जाएगा, जो उस लैंग्वेज को जानता है वो समझ जाएगा। अब कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ। इन दो सेंटेंस को देखिए। ही इज रोलिंग इन लग्जरी। अब जरा इसका मतलब सोच के बताइए क्या होगा। ही इज रोलिंग इन लग्जरी,
अब इसका जो टू दी वर्ड आप मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिएगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो रोलिंग मीन्स व्हाट, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब आप कह सकते हैं लुढ़कना। एंड लग्जरी मीन्स विलासिता, तो वह विलासिता में लुढ़क रहा है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आप किसी अनपढ़ आदमी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि जानते हो मेरा माई ब्रदर इज रोलिंग इन लग्जरी। सो वो अपने अपने सर पे हाथ रख लेगा और उसको काफी जोर देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा संभव है कि वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। लेकिन बिल्कुल आसानी से आप कह सकते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप थोड़ा सी भी जानकारी है, तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि उसका कहने का क्या मतलब है, आपका कहने का क्या मतलब है। ही इज रोलिंग इन लग्जरी मीन्स ही इज अ रिच पर्सन। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज न्यूटन ऑफ आवर क्लास। तो क्या लगता है, न्यूटन आ गया आपकी क्लास में? नो, कोई जो है, हो सकता है आपके टीचर या कोई भी, आप किसी की इंटेलिजेंस को न्यूटन के इंटेलिजेंस से कंपेयर किया जा रहा है। वो उतना ही इंटेलिजेंट है, मतलब सीधे सीधे अगर कहा जाए ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, तो उसमें सीधा सीधा इतना आसान माध्यम जिसको कोई अनपढ़ आदमी भी आसानी से समझ ले, बट एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न, तो यहाँ लिखा कुछ जाता है और उसका मतलब कुछ और निकल सकता है। कई बार बिल्कुल अपोजिट मतलब होता है। तो जो लिखने का सोफिस्टिकेटेड वे है, लिखे कुछ मतलब कुछ और निकले, जिसमें वर्ड मायने नहीं रखता हो, दिस इज कॉल्ड लिटरेचर। So now please note down the definition of literature. The classical medium of the exchange of one's views, which can be understood by those who have literary concept and cannot be understood by a layman, is called literature. तो ऐसा माध्यम जिसको वही समझ सके जो पढ़ा लिखा हो, जो लिटरेचर के बारे में कुछ जानता हो, जो इन सारे टर्म्स को कुछ ना कुछ उसने समझा हो। कोई अनपढ़ आदमी इसको बिल्कुल ना समझ सके। तो वैसी जो भाषा होती है, वैसा जो मीडियम होता है, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इज रोलिंग इन लग्जरी, इज न्यूटन ऑफ आवर क्लास। एक बात और, लिटरेचर आमतौर पे रिटन फॉर्म में पाया जाता है, प्रोज के रूप में, पोएट्री के रूप में, नोवेल के रूप में, प्ले, ड्रामा एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेरी डिवाइस, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप कभी फिगर ऑफ स्पीच सुनिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही बात है, लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच। तो द डिवाइस विच इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग लिटरेचर फॉर रेंडरिंग स्पेशल और डिफरेंट मीनिंग। रेंडरिंग मीन्स गिविंग, प्रोवाइडिंग। तो ऐसा डिवाइस जिसको हम लिटरेचर लिखने के दौरान यूज करते हैं ताकि हम उन सेंटेंसेस से स्पेशल मीनिंग प्राप्त कर सके, तो उसको हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। और बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस होते हैं, देयर आर मेनी लिटरेरी डिवाइसेज। तो उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चलिए हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है कि जब भी हम दो पर्सन्स, दो थिंग्स की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं इनडायरेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड metaphor. So when we use a word to compare the quality of two persons or things indirectly in literature, it is called metaphor. As for example, he's Sachin of our team. He was collecting frozen pearls during rain. So if someone says he's Sachin of our team, it means what? कि किसी प्लेयर की कोई प्लेयर ऐसा है जो सचिन की तरह खेलता है, तो यहाँ उस प्लेयर को कंपेयर किससे किया जा रहा है? सचिन से किया जा रहा है। दूसरी तरफ ही वॉज कलेक्टिंग फ्रोजन पर्ल्स ड्यूरिंग रेन, तो यहाँ राइटर ने फ्रोजन पर्ल्स को किससे कंपेयर किया है? हेलस्टोन्स को। आपने हेलस्टोन्स अभी देखा होगा, जो गिरते हैं बारिश के मौसम में, ऊपर से ओला जिसको कहा जाता है। तो उससे जो राइटर है वो किससे कंपेयर की, उस हेलस्टोन्स को किससे कंपेयर किया जा रहा है? फ्रोजन पर्ल्स से।
तो इस तरह का जब कंपैरिजन हो, इनडायरेक्टली कंपैरिजन हो, दिस इज कॉल्ड मेटाफोर। नेक्स्ट है सिमिली। When we compare the quality of two persons or things using as or like in literature, it is called simile। याद रखिए मेटाफोर और सिमिली में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में कंपैरिजन होता है। बट मेटाफोर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इन केस ऑफ सिमिली वी यूज एज और लाइक। तो जब कंपैरिजन के करने के लिए हम एज और लाइक को यूज करते हैं, देन ये सिमिली का एग्जाम्पल हो जाता है। So, ऊपर जो सेंटेंस आपने पढ़ा, ही इज सचिन ऑफ आवर टीम, सो हियर ये एग्जांपल मेटाफोर का है, बट नीचे देखिए ही इज प्लेइंग लाइक सचिन। तो यहाँ देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। बट इन सेकेंड केस द राइटर हैज यूज्ड लाइक। तो इस तरह से ये सिमिली बन गया। द हेलस्टोन्स लुक एट सिल्वर कॉइन्स। दूसरे वाले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जो हेलस्टोन्स है वो सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहा है। तो यहां पर फिर से जो कंपैरिजन हुआ उसमें एज लगाया गया। तो जब भी ऐसा कंपैरिजन हो जिसमें लाइक और एज को यूज किया जाए तो वो सिमिली बन जाता है। आगे देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। Whenever a writer gives a human-like quality to non-humans or non-living things in literature, it is called personification। जब भी आप ऐसा देखें कि कोई पोएट या कोई राइटर कोई स्टोरी के पढ़ने के दौरान आप देखें कि वैसी क्वालिटी जो केवल ह्यूमंस के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, हंसना, रोना, निगलना वगैरह, कुछ भी इस तरह की क्वालिटी जो केवल ह्यूमन बींग्स के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, और वो क्वालिटी अगर नॉन लिविंग थिंग्स को या नॉन ह्यूमंस को, एनिमल्स को दे दी जाए, तो वैसे कंडीशन में वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे कई बार आप स्टोरी पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने पिछले साल हैप्पी प्रिंस वाली स्टोरी पढ़ी होगी, तो उसमें जो स्टैच्यू होता है वो रोता है। तो आपने कभी ऐसा स्टैच्यू देखा है जो रोता हो? कोई बोले द क्लाउड वॉज क्राइंग, बारिश को किसी ने ऐसा कहा कि द क्लाउड वॉज क्राइंग। तो आपने कभी देखा है बादल को रोते हुए? ये सब काम कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो इस तरह का जब एग्जाम्पल, इस तरह जब राइटर इस तरह के सेंटेंस लिखे और उसमें किसी एनिमल को या फिर किसी ह्यूमन किसी नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई करे, ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटी दे दे, तो ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे द टाइगर वॉज लाफिंग। कभी आपने ऐसा टाइगर देखा हो जो हंसता हुआ नजर आया हो कि वो हंस रहा है? नहीं। द स्टैच्यू वॉज वीपिंग। और एक बात और कि जैसे द टाइगर वॉज लाफिंग और इसके बाद कोई ये लिखता है ही वॉज सो क्यूट, ही वॉज सो यंग, अगर ऐसा कोई लिखता है तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि ही टाइगर के लिए यूज किया गया है, बट ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरली हम इट यूज करते हैं। तो यहाँ जब ही और शी अगर किसी एनिमल के लिए या किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाए तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा। आगे देखते हैं हाइपरबोल, एग्जैगरेशन। तो जब भी हम कोई ओवर स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, किसी घटना को या किसी की क्वालिटी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो ये हाइपरबोल कहलाता है। So whenever we enhance someone's or something's quality or any incident or any action immensely in literature, it is called hyperbole। याद रखिए हाइपरबोल काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं तो कई बार अगर आपको हाइपरबोल का आइडिया नहीं है तो आप समझेंगे कि राइटर जो है वो गलत लिख रहे हैं। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने कई सारे रिलीजियस बुक हिंदू स्क्रिप्चर्स मैंने पढ़े, तो उसमें मैंने कई बार देखा करता था कि उन्होंने हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तपस्या की। तो मुझे उस वक्त ऐसा ही लगता था कि ये क्या गलत लिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, लाखों वर्ष को कैसे तपस्या कर सकता है। बट वहाँ जो राइटर का जो पर्पस होता है वो ये दिखाने का कि उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। तो ये चीज आपको समझना होगा। जब आप इस तरह की बातें बुक्स में देखें तो आप ये मत समझिए कि उन्होंने गलत लिखा है। आप ये समझिए कि ये
एग्जैगरेट किया गया है। और एग्जैगरेशन क्यों होता है? व्हेनेवर वी वांट टू पुट एम्फेसिस ऑन समथिंग। ये बहुत, जैसे आप एग्जांपल एक देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ही हैज बिकम अ टावर। अब कोई लंबा हो गया है आपके आसपास और आप उसको बताना चाहते हैं कि बहुत लंबा हो गया है, तो आप अगर टावर यूज करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि टावर की लंबाई उसने गेन कर ली, मतलब ये कि बहुत लंबा हो गया। कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन बढ़ाने चढ़ाने का मतलब ये है कि वो फोर्सफुली कहना चाहता है कि उसकी लंबाई वाकई में बहुत ज्यादा है। आई टॉट यू दिस टॉपिक ऑफ मिलियन टाइम्स। अब कोई टॉपिक आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं और आपको बोलते हैं कि मैंने आपको ये टॉपिक लाखों बार पढ़ाया होगा, तो इसका क्या मतलब? गिन के लाखों के 1 लाख बार नहीं, इट मीन्स कि उन्होंने काफी बार आपको पढ़ाया है। तो इस तरह का जब आप सेंटेंस देखेंगे बुक वगैरह में, तो मेरे ख्याल से लिटरेचर बुक में या कहीं भी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका ये मतलब होता है कि वो बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, मतलब फोर्सफुली उस बात पे जोर देने के लिए बोला जा रहा है। सो ये हाइपरबोल है। नेक्स्ट वन इज आयरनी। Whenever the meaning of a statement or an action is completely opposite from the said sentence or done action, it is called irony. कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते हैं और उसका मतलब जो है completely opposite होता है। आप कुछ करते हैं, उसका मतलब जो है completely opposite होता है। तो इस तरह का कुछ भी अगर आप देखें, महसूस करें स्टोरी में या किसी को बोलते हुए, तो ये आयरनी कहलाता है। दिस इज कॉल्ड आयरनी। एज फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर, आप स्कूल में जाते हैं, आप देर हो गए, आपको देर हो गई है और क्लास में टीचर से परमिशन लेते हैं और टीचर आपको कहते हैं कि यू आर ग्रेट। तो आपको क्या लगता है, देर से आने के लिए टीचर आपको प्रेज कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे इसका मतलब कंप्लीटली अपोजिट है। तो इस तरह का कभी भी स्टेटमेंट अगर आप देखें, या कोई ऐसा बच्चा है जो एग्जामिनेशन में फेल हो गया और आप नोटिस करते हैं कि वो डांस कर रहा हो, तो फेल होने के समय क्या करना चाहिए? जनरली रोते हैं लोग, उदास हो जाते हैं। बट कोई हंस रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? आयरनी हो जाएगी। ठीक उल्टा एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं एलिट्रेशन। When a poet or a writer uses 2 or more words beginning with same consonant sound in a particular line, in literature it is called alliteration. जब आप कहीं भी जनरली इन पोएम्स आप किसी पर्टिकुलर लाइन में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड, ये कंजिक्यूटिव भी हो सकते हैं, मतलब लगातार भी हो सकते हैं, और इनके बीच में कुछ और वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो एक ही लाइन के दौरान अगर आप देखते हैं कि 2 वर्ड जो स्टार्ट होते हैं वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ब्लैक बॉक्स, तो यहाँ ब्लैक बॉक्स, बी साउंड, दोनों जो वर्ड है वो बी साउंड मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। स्टैंड स्टिल, एस साउंड, ये दोनों वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये लगातार ये वर्ड यूज किया जाए, इनके बीच में कुछ और वर्ड्स भी रह सकते हैं, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इनके बीच में कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जब आप देखेंगे, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट वन इज ऑनमेटोपिया। ऑनमेटोपिया, whenever a sound word is used while writing literature, it is called onomatopoeia. For example, a dog was barking, the tiger was roaring. जब भी आप पोएम के दौरान, आप पढ़ने के दौरान अगर आप ये पाते हैं कि कोई साउंड वर्ड यूज किया जा रहा है, लाइक बार्किंग, तो बार्किंग जब आप सुनेंगे तो कुत्ते का भौंकना आपके दिमाग में अपने आप आएगा। रोरिंग, दहाड़ने की आवाज आपके दिमाग में आएगी। तो इस तरह का जब साउंड वर्ड यूज किया जाता है, देन ये ऑनमेटोपिया कहा जाता है। Oxymoron. So whenever 2 opposite meaning adjectives have been used together in literature, it is called oxymoron. कई बार आप देखेंगे 2 words और adjectives जो है उनका मीनिंग completely opposite है और दोनों को साथ साथ यूज कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो यूज होता है उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे आप बोलने के दौरान ओरिजिनल कॉपी, ये इसकी ओरिजिनल कॉपी है, तो आप ही समझिए ओरिजिनल और कॉपी दोनों का मीनिंग अगर आप सोचेंगे तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट है। कोई बोलता है क्वाइट रेज, अब क्वाइट मीन्स शांति और रेज मीन्स गुस्सा, एंगर, तो कंप्लीटली मीनिंग अपोजिट है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है, प्रिटी अगली, प्रिटी मीन्स बहुत खूबसूरत और अगली मीन्स बदसूरत। तो ये इस तरह का जब भी देखें तो ये ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज राइम स्कीम। ये काफी इंपॉर्टेंट है
पोएम अगर आप पढ़ते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा यूज करी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पोएम में इसको यूज किया जाए. सो वेन एवर अ पोएट राइट्स अ पोएम इन अ वे सो दैट द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन राइम्स विद द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ अदर लाइन्स फॉर क्रिएटिंग राइम बिटवीन टू और मोर लाइन्स ऑफ अ पोएम, इट इज कॉल्ड राइम स्कीम. जब भी आप देखें कि जो कोई भी पोएट राइमिंग बनाने के लिए दो पोएम की 2 लाइन्स के लास्ट वर्ड में ऐसा साउंड देता है जिससे कि दोनों का तुक बन जाए, तो उसको हम राइम स्कीम कहते हैं. और जनरली हम इसको अल्फाबेट ए बी, इसके साउंड को ABCD से डिनोट करते हैं. आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट है इंजैममेंट. Whenever 2 or more consecutive lines of a poem are written without using any punctuation mark, it is called enjambment. कभी आप देखेंगे पोएम में तो आपको ऐसा लगेगा कि पोएट ने एक ही लाइन को, एक ही सेंटेंस को 2-3 लाइनों में बांट दिया है. तो इस तरह का जो एग्जाम्पल अगर आप पोएम में देखेंगे तो इस तरह का अगर डिवाइस देखेंगे पोएम में तो वो आपको इंजैममेंट कहलाता है. याद रखिएगा, लाइन शुड बी कंजिक्यूटिव, लगातार होने चाहिए. तो जब आप देखें कि 2 लगातार लाइन के बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, मतलब वो एक ही सेंटेंस है, तो इट विल बी द एग्जांपल ऑफ इंजैममेंट. एनाफोरा. Whenever 2 or more consecutive lines of a poem begin with same word, it is called anaphora. याद रखिए, जब 2 या 2 से ज्यादा किसी पोएम के का लाइन्स 2 या 2 से ज्यादा एक ही वर्ड से स्टार्ट हो, कई बार आप देखेंगे कि एंड दोनों लाइन में लगातार है, एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह का जो बिगनिंग होता है. लेकिन याद रखिए, ये कंजिक्यूटिव लाइंस होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, और 2 से 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है ये एनाफोरा कहलाता है. नेक्स्ट है रिपीटेशन. व्हेनेवर अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड इन लिटरेचर, इट इज कॉल्ड रिपीटेशन. कई बार आप देखेंगे पोएम के दौरान किसी खास लाइन में या पूरे पोएम के दौरान कोई खास वर्ड बार बार रिपीट किया जाता है, एक से ज्यादा बार रिपीट किया जाता है, तो ये रिपीटेशन, इट इज कॉल्ड रिपीटेशन. Imagery. Whenever a writer creates a scene or an image through his words in literature, it is called imagery. जब भी आप बुक्स को पढ़ते हैं, स्टोरी की बुक को पढ़ते हैं, तो राइटर कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट होता है, एक इमेज क्रिएट होता है. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, द टाइगर वॉज स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस नियर द रिवर. तो ये राइटर ये लिख रहे हैं कि जो टाइगर है वो लंबे घास के बीच में और धीरे धीरे सरक रहा है, तो आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट होगा. तो इस तरह का जब भी सीन आपके दिमाग में क्रिएट हो तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी, इट इज कॉल्ड इमेजरी. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबने मेरा क्लास एंजॉय किया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और हाँ, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक किया है, अगर आपको ये पसंद आया है, तो प्लीज इसको लाइक और इसको शेयर कीजिए. और रुकिए, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल. थैंक यू सो मच.